हो रही है, स्टार्ट हो करिए स्टार्ट। रही। हाँ स्टार्ट कर। सबसे पहले हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जिस फॉर्म में हमारे पास डाटा स्टोर होता है। अब लिंक एक डाटा स्ट्रक्चर है, अरे डाटा स्ट्रक्चर है, डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है और बाकी सारी चीज़ें। अब डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स डिफरेंट तरीक़ों में काम आते हैं, डिफरेंट यूज़ केसेस में काम आते हैं और उनकी अपनी अलग फीचर्स होते हैं, अपने अलग फ़ायदे होते हैं, अपने अलग नुकसान होते हैं। अच्छा, तो डाटा स्ट्रक्चर क्या? स्ट्रक्चर्स यूज टू स्टोर डाटा, programmatic way of storing data efficiently used using AI, OS graphics and etc. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डाटा स्ट्रक्चर की? करेक्टनेस, कि डाटा की के जो है वो करेक्टनेस समझ जाओ, टिपिकल करेक्ट, ठीक है। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है तुम्हारे पास उस डाटा स्ट्रक्चर में। फिर एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी स्टोरेज ले रहा है। किसी भी अगर एल्गोरिदम बाद में आएंगे, लेकिन एल्गोरिदम या डाटा स्ट्रक्चर हो किसी भी चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं तो मेन चीज़ें दो होती हैं, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा ऑन दी इनपुट्स, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी कितनी मेमोरी ले रहा है वो स्टोरेज। हमारे पास दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर में सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, अरे वगैरह। और नॉन लीनियर में ग्राफ्स, ट्री वगैरह सब कुछ आ जाता है। अब एक एल्गोरिदम की डेफिनेशन दी हुई है। एल्गोरिदम क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो कि अगर करते जाएं तो फिर इन दी एंड में हमारे पास एक डिजायर्ड आउटपुट आता है। और सारे एल्गोरिदम्स कोई ना कोई अलग होते हैं, अलग जो है जिनकी इवन दो वो सेम आउटपुट दे रहे होंगे, लेकिन अगर डिफरेंट मेथड से हुए हैं, डिफरेंट तरीके से हुए हैं, तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेगी। तुम्हारे पास अब कैटेगरीज जो लिखी हुई हैं वो तुम्हारे पास प्रोबेबली डाटा स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिदम्स के लिखी हुई है। तुम्हारे पास कैटेगरीज पांच कैटेगरीज हैं एल्गोरिदम्स की ऑन डाटा स्ट्रक्चर। एक है सर्च की, जिसमें हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में सर्च कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि लिस्ट में चीज़ फाइंड करना या लिंक लिस्ट में फाइंड करना, कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस लिस्ट में 5 है या नहीं, कौन से इंट पे है 5 वगैरह। सॉर्ट करना इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इंसर्ट करना कहीं पे भी डाटा स्ट्रक्चर में, लिंक लिस्ट वगैरह, अपडेट करना कहीं पे भी, और डिलीट करना आइटम को कहीं से भी। ये सारे के सारे तुम्हारे पास कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशंस हैं ऑन डाटा स्ट्रक्चर। बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता कि एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। एल्गोरिदम्स जो है वो अनएम्बिगुअस जो हैं या तो जीरो होने चाहिए या फिर वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए। वेल डिफाइंड इनपुट्स का क्या मतलब है? अनएम्बिगुअस से क्या मतलब है? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, सही। हाँ, मतलब कि एल्गोरिदम का मतलब कोड नहीं है। नंबर 1, एल्गोरिथम का मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स है, और वो हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो हम लोग सूडो कोड में भी लिख सकते हैं, किसी में भी लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसमें एम्बिग्यूटी के चांसेस आ जाते हैं, इसलिए लिखा है कि एल्गोरिथम शुड बी अनएम्बिगुअस। सही सही। ये नहीं हो कि पढ़ के लगे कि ये भी हो सकता है और उसमें ये भी हो सकता है, नहीं। एल्गोरिथम जब लिख रहे होंगे तो उसमें क्लैरिटी के साथ लिखा होगा, कोई भी चीज़ अनएम्बिगुअस नहीं होगी। सेकंड, इनपुट जो है वो या तो जीरो होने चाहिए या तो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि उसकी टाइप मेंशन्ड होनी चाहिए कि इंटीजर में होगा, जो इनपुट है वो किस में होगा, और उसकी जो लिमिट है वो होनी चाहिए कि लेट्स सपोज जो इनपुट की रेंज है वो इसमें और इसके बीच में होनी चाहिए अगर है तो। ये सारे चीज़ें वेल डिफाइंड इनपुट्स में आ जाती हैं। फिर तुम्हारे पास आउटपुट एक या एक से ज़्यादा आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एल्गोरिथम में तो जीरो आउटपुट तो आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो आउटपुट देना है एल्गोरिथम को, और ना एल्गोरिथम का मकसद ही नहीं है अगर उसका आउटपुट कुछ नहीं देना तो। ठीक है। एल्गोरिथम शुड बी फाइनाइट। क्या मतलब है शुड बी फाइनाइट का? कि उसको कभी ना कभी कंप्लीट होना चाहिए, इन्फिनिट नहीं चलना चाहिए। ऑब्वियस। फीजिबिलिटी, अवेलेबल रिसोर्सेज, फीजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा हो,
और तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज होना चाहिए. ऐसा एल्गोरिदम नहीं होना चाहिए जो कि एक लैंग्वेज पे चले दूसरे लैंग्वेज पे नहीं चले. एल्गोरिदम शुड बी वेरी जनरल, शुड बी जनरलाइज्ड. कि वो एक एल्गोरिदम जो कि तुमने लिखा है, एल्गोरिदम अगेन कोड नहीं है. एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि किसी भी अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. तो जो एल्गोरिदम है, जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट हो सके, किसी एक स्पेसिफिक में नहीं. सही है. Fundamentals of algorithm problem solving. Fundamentals not an answer but steps for getting an answer. Algorithm जो है वो answer नहीं है but steps हैं to get an answer. Algorithm equal procedural solutions and problem. ठीक है, process understand the problem. Okay, अब तुम्हारे पास algorithm लिखने के steps हैं. सबसे पहले understand the problem. फिर तुम्हारे पास है decide and computational means. क्या मतलब है कि तुम्हारे पास दो computational means होती हैं. एक होती है exact value या एक होती है approximate value. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि अगर हमें करना है 22 डिवाइड बाय 7 विच इज़ द वैल्यू ऑफ 5. सही. तो इसकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती. क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके डेसिमल में आगे चलते जाए कभी ख़त्म ना हो. सही है. सही है. तो अगर हम लोग 22 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो कंप्यूटर को कितने हद तक ये कैलकुलेट करना चाहिए? कभी इस केस में वो कभी भी एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकता. तो ऐसे केसेस में हम लोग अप्रॉक्सीमेट सॉल्विंग में जाएंगे. सही है. सही है. हाँ. फॉर एग्जांपल रूट निकालना है, इक्वेशन का रूट. ग्राफ होता है, ग्राफ का रूट क्या होता है? जहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है. एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है. हाँ सही. हेलो. अब एक्स एक्सिस में जो क्रॉस कर रही है वो भी कितने. हेलो. हाँ बराबर. हेलो, हेलो हेलो हेलो. आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. तो किस रहू का नेट लग रहा है? अप्रॉक्सीमेट में जाएंगे. अटक रहा तो बताओ. हाँ हो सकता है अटक रहा है. क्लोज कर ओके. नेट. अब बोले कुछ. एक सेकंड. आवाज आ रही है? आ रही है. ओके. तो अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट समझ में आ गया था. नहीं. ओके. अप्रॉक्सीमेट सॉल्विंग. अब हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटेशनल मींस क्या है. अब हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, या तो एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालें या फिर अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकलें. अप्रॉक्सीमेट का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट नहीं लेकिन आसपास, तकरीबन. अब मैंने एग्जांपल दी थी 22 डिवाइड बाय 7 की. अगर इसका जो है वो इरेशनल नंबर होता है, इसका आंसर इरेशनल नंबर का मतलब कि कभी भी वो ख़त्म नहीं होता. कभी भी ख़त्म नहीं होता, इन्फिनिटी तक डेसिमल पॉइंट्स चलते जाएंगे. तो इस केस में अगर हम लोग कंप्यूटर को बोले 22 डिवाइड बाई 7 करो, तो वो एग्जैक्ट सोल्यूशन हम लोग नहीं मांगेंगे उससे. क्योंकि अगर मांगेंगे वो तो इन्फिनिट तक चलते जाएगा. इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मांगेंगे. अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज वो 5 डेसिमल पॉइंट्स तक दे दे, या लेट्स सपोज इसने कितना दिया 3.142857 whatever. लेट्स सपोज 10 डेसिमल प्लेसेस तक दिया. तो दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन. आगे के उसने काट दिए, सिर्फ उसने यहाँ तक किया, लेकिन दिस इज इन मोस्ट केसेस गुड इनफ. तो हम लोग जब एल्गोरिदम बना रहे होते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए या अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन चाहिए. अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन निकल रहा है और वी नीड एग्जैक्ट सोल्यूशन और लिमिटेड टाइम में निकल रहा है तो हम लोग एग्जैक्ट सोल्यूशन में जाएंगे. वरना तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है 22 डिवाइड बाई 7 वाली, तो उसमें तो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में ही जाएंगे, क्योंकि कभी भी वो एग्जैक्ट सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता. क्लियर? क्लियर.
फिर तुम्हारे पास है डिज़ाइन द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे, अच्छा उससे पहले एल्गोरिथम डिज़ाइन की टेक्निक को चूज़ करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे और उसकी करेक्टनेस को प्रूव करेंगे। करेक्टनेस को प्रूव करने का क्या मतलब है, जो कि हम लोग ने ऑटोमेट थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग में किया था। कि वो वही चीज़ के जो नाम भूल गया उस टॉपिक का, लेकिन पॉइंट है वो कि तो हम लोग, लास्ट वाला था ना। हाँ वो कुछ जो बड़ा सा। लॉग वाइल प्रीटेक्स्ट लूप व्हाटएवर मुझे हाँ याद हाँ नहीं। हाँ। तो करेक्टनेस का क्या मतलब है कि हम लोग प्रूव करते हैं कि दिस एल्गोरिदम वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। अगर ये इनपुट आएगा तो ये आउटपुट आएगा, और ये प्रूव करते हैं हम लोग मैथमेटिकली, नॉट बाय रनिंग। ठीक है, सही है। अगर मैथमेटिकली प्रूव हो गया तो फिर वो उसको रन करने की जरूरत नहीं है। और कुछ केसेस होते हैं जिसमें तुम्हारे पास सिंस इतना टाइम लगता है उसको रन होने में, तुम्हें उसको पहले मैथमेटिकली प्रूव करना होता है कि इट वर्क्स, और अगर इफ इट डज वर्क देन हम लोग वो चलाते हैं उसको। वरना अगर हम लोग ऐसे एल्गोरिदम्स जो कि दो दो तीन तीन दिन में चल रहे हैं और उसको ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट चेक कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली अच्छा सिनेरियो नहीं है। रिजल्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं, जैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे पास आगे लिखा हुआ भी होगा कि कितने चीज़ों में मेजर होती है, उसकी करेक्टनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम सही है। कॉम्प्लेक्सिटी इज द टाइम इट टेक्स टू रन ऑन द सेट ऑफ इनपुट्स, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी कितनी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी ले रहा है वो रन होने में। सही। Understand the problem, ठीक है। Step 2 sequential and parallel Step 3 problems can be solved exactly available अच्छा वो वही लिखा हुआ। प्रॉब्लम टाइप्स, तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 sorting, सर्चिंग, कॉम्बिनेशनल, जियोमेट्रिक, ग्राफ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रिंग। sorting की प्रॉब्लम कौन सी हुई? कोई भी नंबर जो है वो असेंडिंग है, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना। ठीक है, इसके पॉसिबल एल्गोरिदम्स कौन से? बबल सॉर्ट हो गया, और कौन सा हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, बाइनरी सॉर्ट तो होता नहीं है, वो बाइनरी सर्च होता है, और बहुत बहुत सारे सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, और बाकी सारी चीज़ें शायद पढ़े भी हो। अगर नहीं पढ़े तो इस मिनट के बाद शायद पढ़ो। ये शायद फिर पढ़ा दिया। ओके, फिर है सर्चिंग एल्गोरिदम, राइट। सर्चिंग एल्गोरिदम भी एक तुम्हारे पास लीनियर सर्च होता है, फिर बाइनरी सर्च होता है, और भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। फिर स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, राइट, कोई भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करना, लेट्स सपोज अगर उसमें पैटर्न सर्च करना कि क्या ये स्ट्रिंग में वर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर मैं हाई सर्च कर रहा हूँ एक कोई भी रैंडम, तो वो किसमें आ जाएगी, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में टाइप आ जाएगी। ठीक है, सही है। फिर तुम्हारे पास है ग्राफ प्रॉब्लम्स। तो ग्राफ आगे देखते हैं हम लोग। ग्राफ के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम लोग बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है ग्राफ का, और वो डीएफएस और बीएफएस वगैरह उसमें आ जाता है। फिर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स आ जाती है, डीलिंग विद कॉम्बिनेशन सच एज कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखा होगा ना probability। राज भाई की आवाज तो ऐसे क्लियर आ रही है लाइव? अटक रही है, नहीं आ रही सही से। बहुत दूर से आ तो रही है। बता, तो बताओ ना। मैं कहा शायद मेरे नेट का भी मसला है तो। हेलो, हाँ सही है। सही है, हाँ हाँ सही है। ओके। कहाँ तक समझ में आया? सॉर्टिंग समझ में आ गया? हाँ सॉर्टिंग सर्चिंग सब समझ में आ गया सर्चिंग था, ये ठीक ग्राफ है, स्ट्रिंग पढ़ा रहे थे प्रोसेसिंग, ना। हाँ ग्राफ में इटसेल्फ ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राफ आगे आगे आते हैं कुछ जिसमें वर्टिसेस और एजेस होते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो ग्राफ एल्गोरिदम, ग्राफ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। नथिंग टू मच, बस इतना ही है। फिर सही है। कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तो पढ़ा होगा, अभी कुछ भी राइट? नहीं पढ़ा। ओके, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दो होते हैं कि कितने पॉसिबल सिनेरियोज हैं, किसने, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि नंबर प्लेट है ए एक्स टी को कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है मेरे पास या परम्यूटेशंस हैं। तो एक लेट्स सपोज हो जाएगा मेरे पास टी एक्स है, एक हो जाएगा एक्स ए टी, एक हो जाएगा ए टी एक्स, ए हो जाएगा, एक हो जाएगा टी ए एक्स वगैरह वगैरह।
ये सारी परमिटेशंस हैं, राइट? तो ऐसी टाइप हाँ ऑफ प्रॉब्लम्स को कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी? कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स होंगी। फिर तुम्हारे पास फाइनल आ जाती है जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, जिसमें तुम्हारे पास पॉइंट्स और लाइंस और सारी ग्राफ वाली चीज़ आ जाती है, और एक्चुअल मैथ वाला ग्राफ, नॉट द कंप्यूटर साइंस वाला ग्राफ। सही है। फिर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है? ओके। अच्छा, एल्गोरिथम टेक्निक्स। अब तुम्हारे पास एल्गोरिथम की टेक्निक्स हैं अलग अलग। सबसे पहले तुम्हारे पास है ब्रूट फोर्स। आई वुड सजेस्ट के पहले करो, क्योंकि थोड़े हाई बेहतर उसमें जाओ। तो ब्रूट फोर्स क्या है? कि हमारे पास सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ एल्गोरिथम ब्रूट फोर्स होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे होते हैं जब तक कि मिल नहीं जाए, ठीक है? लेट्स सपोज अगर हमें किसी का पासवर्ड गेस करना है, तो उसका ब्रूट फोर्स वर्जन क्या होगा कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ट्राई करो। पहले उसने ए किया, एक ए नहीं सही हुआ तो उसने बी किया, फिर सी किया, फिर डी किया, फिर खाली अकेले ई किया, और फिर एंड सो ऑन। जब ए टू जी पहुंच गया तो फिर उसने ए किया, और फिर बी किया, और फिर सी किया। तो ऐसे ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम कहते हैं, जिसमें वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो ट्राई कर रहा होता है। नथिंग स्पेशल, कोई ब्रेक डाउन वगैरह कुछ भी नहीं। ऑन द फेस वैल्यू वो बहुत ही तुम्हारे पास बेसिक तरीके में और रिसोर्स इंटेंसिव होता है वो ब्रूट फोर्स, ठीक है? ब्रूट फोर्स सही। एल्गोरिथम आर द वर्स्ट। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम एग्जिस्ट क्यों करते हैं फिर? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि हो सकता है कि जो बाकी टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है उस पर लग नहीं सके, इसलिए उस पर ब्रूट फोर्स ही लगता है। सेकंड है तुम्हारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं और फिर उसमें से सोल्यूशन ढूंढते हैं। और जब हम लोग ने उस सब प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन ढूंढ लिया, देन हम लोग क्या करते हैं कि वही सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन से हम लोगों ने आंसर ढूंढा है, वही टाइप ऑफ सोल्यूशन हम लोग बड़े प्रॉब्लम्स पे लगा देते हैं, और फिर हम लोग सी इफ इट वर्क्स। ओके, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक डिवाइड एंड कॉन्कर का, सॉरी, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या करता डिवाइड है? पढ़ा है मर्ज सॉर्ट सॉर्ट? और सॉर्ट याद ही नहीं। बस वो करता क्या है कि सॉर्ट एक एरे है उसको डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड सही। करता है? कि लेट्स सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एक एरे है, और इसने दो में डिवाइड कर दिया। सही। दो में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 ऐसे कर दिया उसने। और फिर उसने हाँ। इनको और फर्दर डिवाइड किया, 1 2 3 और 4 5 और 6 7 और 8 9, इनको और फर्दर डिवाइड किया। ऐसे वो करते जाएगा जब तक कि वो एक एक ना हो जाए, या एक एक या दो दो ना हो जाए। और फिर वो दो दो को सॉर्ट करेगा, सही है? दो दो को सॉर्ट करके वो दोबारा से मर्ज करेगा, और फिर उनको दोबारा से ऊपर वाले से मर्ज करेगा, एंड सो ऑन। ये सब आगे सही। पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं, लेकिन पॉइंट है कि वो प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करता है और फिर उसमें सोल्यूशन अप्लाई करता है, और फिर वही सोल्यूशन तुम्हारे बिल्डअप होके फाइनल आंसर आ जाता है। सही। अच्छा, अब एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में तुम्हारे पास उसकी करेक्टनेस आ गई। एल्गोरिदम को एनालाइज कैसे करते हैं? उसी करेक्टनेस की बेसिस पे करते हैं कि करेक्ट आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा, ऑब्वियस है। फिर उसकी एफिशिएंसी में करता है, जो कि टाइम एफिशिएंसी है, और उसकी स्पेस एफिशिएंसी में करता है, ठीक है? और ये क्या सही। लिखा हुआ है? आप, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। पता नहीं।
ऑप्टिमिलिटी है ये। ऑप्टिमिलिटी क्या है कि प्रोवाइड्स बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। मतलब ये सही। बेस्ट सोल्यूशन है या नहीं इस प्रॉब्लम का। लेट्स सपोज अगर हमें सर्च करना है, किसी भी अरे में एक नंबर सर्च करना है तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, राइट? तो हम लोग ऑप्टिमिलिटी क्या क्या था? ऑप्टिमैलिटी था ना। ऑप्टिमिलिटी क्या होती है कि वो कितना ऑप्टिमल है, सही। ठीक है, कंपेयर टू अदर्स। अप्रोचेस, तुम्हारे पास दो अप्रोचेस हैं एनालाइज करने के। कैसे? एक है थियोरेटिकल एनालिसिस जिसमें बिग ओ वगैरह आ जाता है, ठीक है, और एक है एम्पेरिकल एनालिसिस और इसमें नंबर्स लिखा है। नो आइडिया व्हाट दिस मींस, नंबर्स का क्या मतलब है। इनपुट साइज, अच्छा, अब जो तुम्हारे पास जो थियोरेटिकल एनालिसिस है और हम लोग बिग ओ नोटेशन का करते हैं, उसमें हमारे पास इस जनरलाइज फॉर्म में होता है। सब तुम्हारे पास ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टी। और हम लोग, हाँ, जो टाइम एफिशिएंसी चेक कर रहे होते हैं और स्पेस एफिशिएंसी चेक कर रहे होते हैं, वो ऑन एन इनपुट्स डिसाइड कर रहे होते हैं। एन इनपुट्स का क्या मतलब है कि उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, टाइम स्पेस एफिशिएंसी में। टाइम टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि सर्च करने में कितना टाइम लग रहा है ऑन एन अरे ऑफ साइज 10, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका कम होगा। लेकिन तुम्हारे पास अगर वो ही अरे का साइज मिलियन में हो जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट? हाँ। तो ये जो n है, n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, जो नंबर ऑफ सही। इनपुट्स, जो जो नंबर ऑफ वैल्यू है इनपुट्स की, वो कि जिसकी बेसिस पर तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। सही है, अगर अरे है तो ये उसका उस n क्या होगा, उसका साइज। सही। ओके, अगर लेट्स हम्म। सपोज तुम्हारे पास चलिए आगे और एग्जांपल आएगी तभी बताऊंगा। तो तुम्हारे पास जो टी ऑफ एन है वो क्या होगा, रनिंग टाइम, के रन होने में कितना टाइम लग रहा है। सही, सही। ओके, रन होने में कितना टाइम लग रहा है ऑन एन इनपुट्स। इसका सही। फॉर्मूला क्या हाँ। है, तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेशन लिखी हुई है क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चल रहे होते हैं, तो इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट कि तुम एग्जैक्ट टाइम निकालो। तो उसके फॉर्मूले में तुम्हारे पास सबसे पहले है COP लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेसिक ऑपरेशन, के मतलब कि बेसिक ऑपरेशन में, बेसिक ऑपरेशन तुम्हारे कौन कौन से होते हैं, प्लस और माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये तुम्हारे हैं बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। इसमें हाँ। कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक बेसिक सही। ऑपरेशन में कितना टाइम लग रहा है। और जो CFN है तुम्हारा, वो क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स द बेसिक ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड। बात समझ आए? फॉर नंबर एग्जांपल ऑफ। एल्गोरिदम में तुम्हारे पास अगर हमें देखना है कि कितना टाइम लग रहा है, ये जो फॉर्मूला है वो रनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कि एल्गोरिदम कितने टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है। तो तो उसके फॉर्मूले में तुम्हारे पास दो चीज़ें। अगर लेट्स सपोज तुम्हारे पास वो एल्गोरिदम सर्च कर रहा है फॉर अ नंबर इन एन अरे, सही। तो अगर हम लोग ये देखें कि उसको एक नंबर चेक करने में कितनी देर लग रही है, एक नंबर चेक करने में सही है। ये कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। लीनियर सर्च क्या करता है, पहले इसको चेक करता है, फिर इसको, हम्म। फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एंड सो ऑन, हाँ। ठीक है। एक चेक करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, लेट्स सपोज 3 सेकंड्स लग रहे हैं, सही है। हाँ। यानी कि जो बेसिक जो COP है, कॉस्ट ऑफ बेसिक ऑपरेशन, क्या कितना है, 3 सेकंड्स। सही है। जो आगे क्या था, जो C ऑफ N है वो क्या है,
कि कितनी दफ़ा बेसिक ऑपरेशन हो रहा है, कितनी दफ़ा होगा वर्स्ट केस में, 1 2 3 4 5 6 7, तो रनिंग टाइम क्या हो जाएगा इसका, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। क्लियर? तो रनिंग टाइम ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं ये मोस्ट लाइकली वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है, वरना तो ये यूज भी नहीं होता है सच। इनपुट साइज एंड बेसिक ऑपरेशन प्रॉब्लम, सर्चिंग फॉर अ की इन अ लिस्ट ऑफ n आइटम्स। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे पास, अच्छा जो इनपुट साइज है और बेसिक ऑपरेशन है वो ऑब्वियसली तुम्हारे प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम तो तुम्हारे पास क्या है, सर्चिंग फॉर अ की इन अ लिस्ट ऑफ n आइटम्स, यानी कि एक लिस्ट में सर्च करना है नंबर, तो उसमें इनपुट साइज क्या हुआ कि जितने आइटम्स हैं वो ऑब्वियसली इनपुट साइज हुआ, और बेसिक ऑपरेशन क्या हुआ, जो हम लोग की कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन का मतलब पता है ना, अगर हम लोग को चेक करना है कि 2 है या नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे कि दो इसको नंबर को लेंगे, कंपेयर कर करके देखेंगे। हाँ कर कंपेयर कर करके देखें, तो इसमें बेसिक ऑपरेशन क्या है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो सही। हमारे पास बेसिक ऑपरेशन। अच्छा, मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें इनपुट साइज क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सही, सही, हाँ। और बेसिक ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, 2 नंबर्स। ठीक है। सही, हाँ। एफिशिएंसीज, तुम्हारे पास अब 3 टाइप की एफिशिएंसी होती है, एक होती है वर्स्ट केस, एक होती है बेस्ट केस, सॉरी हाँ क्या कह लो, 3 तरीके हैं एफिशिएंसीज को कैलकुलेट करना, ठीक है। कोई एल्गोरिदम है तो हम लोग उसकी वर्स्ट केस भी देखते हैं कि वो वर्स्ट केस में कैसे परफॉर्म करेगा, वो बेस्ट केस में कैसे परफॉर्म करेगा, और वो एवरेज केस में कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। हाँ। अगर हम लोग ये लीनियर सर्च की देखें, लीनियर सर्च यही होता है जो कि मैंने अभी एक एक करके जो देख रहे होते हैं, तो लीनियर सर्च की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि वो पूरा चले। उसको बिल्कुल एंड पे मिले या तो मिले ही ना, इन आइदर केस या तो एंड पे मिले या तो मिले ही ना, उसको पूरा कितने बेसिक करना ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जितने तेरा जितना एरर है हमारे पास। उसका साइज है, राइट। ऐसा तो होता वर्स्ट है। केस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n। 10। बेस्ट केस क्या सही। होगा इसका, कि उसको पहले में मिल जाए, पहले में मिल गया हमें। तो इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो भी कुछ डिफरेंट वर्ड होते हैं ओमेगा वगैरह, लेकिन फॉर नाउ इसको जरा इग्नोर करो, और ब्रैकेट में सही। क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। समझ आया बेस्ट केस और वर्स्ट केस कॉन्सेप्ट, समझ आया, हाँ, आ गया। ठीक है। तो अब तुम्हारे पास एवरेज केस क्या है, कि तुम्हारे पास एवरेज ऑन एवरेज जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और एवरेज केस फाइंड करना इज द हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है। और एवरेज केस इज एन अप्रॉक्सीमेशन, वो ऑब्वियसली तुम्हारे एग्जैक्ट होता भी नहीं है, और कैसे फाइंड हाँ। करेंगे सब प्रॉब्लम आगे देखेंगे, मुझे याद नहीं है। सही। Efficiency before and after priori analysis. Before it was evaluating the algorithm theoretically. The goal is to determine the algorithm's efficiency in time and space complexity expressed using big O notation. Analysis is done before the algo is executed. ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो एफिशिएंसी है, प्रायरी एनालिसिस होती है एफिशिएंसी में, जिसमें हम लोग थियोरेटिकली डिटरमिन करते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें किया, ठीक है, मैथमेटिकली रन करके नहीं देखता, ओके। फिर होता है तुम्हारे पास पोस्टीरियर एनालिसिस, जो कि आफ्टर एग्जीक्यूशन होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर एंड ओके। तो तुम्हारे पास जो प्रायोरी एनालिसिस होता है वो हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करता, वो जनरलाइज्ड होता है, राइट, कि कितने इनपुट्स हैं, और उस पर तुम्हारे पास बिग ओ ऑफ एन और ये ओ वन हमारे पास क्या है प्रायोरी एनालिसिस में, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर के लिए ये वैलिड है, राइट। हमारे पास पोस्टीरियर एनालिसिस क्या होता है कि हम लोग किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर में उसको रन करके देखते हैं एंड सी कि वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। ठीक है। और एक स्पेस, राइट, दोनों बता दिया था मैंने क्या। एफ ऑफ एन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। रनिंग टाइम, एफ ऑफ एन इंक्रीजेज लिनियरली, लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर तो हमारे पास जो है
जो टाइम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर वो लिनियरली एक्सपैंड हो रही है तो वो मसला नहीं है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। अगर वो एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड हो रही है तो तुम्हारे पास जो है उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। क्या मतलब है अब लिनियर और उसका? लेट्स सपोज इसको ग्राफ के थ्रू इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है? तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है इनपुट्स, जैसे सही। हमारे पास इनपुट्स पड़े, ठीक है? इनपुट साइज 1, या चलो इसको 10 कह देते हैं, 20, 30 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, ओके? सही है। जब इनपुट शुरू में कम है तो कम, जैसे वो बढ़ते जा रहा है ऐसे लिनियरली बढ़ता बढ़ता जा रहा है वो, ठीक है? लिनियर, ये लिनियर ग्राफ है ना, क्योंकि स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ऐसी अगर कॉम्प्लेक्सिटी हो तो मसला नहीं होता, उसके उसका एक्चुअली बुरा एल्गोरिथम नहीं कहते, क्योंकि बिग ऑफ एन इज नॉट बैड, ओके? समझ में आई चीज़? तुम्हारे पास अगर n इनपुट्स हैं तो इतना टाइम लगेगा, हाँ। अगर 20 इनपुट्स हैं तो इतना, 30 इनपुट्स हैं तो इतना, सिंपल। सही है। हाँ। अब एक हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, एक हमारे पास केस होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास ग्राफ जो है वो ऐसे बन रहा है। समझ आ रही है चीज़ क्या क्या है? कि शुरू में कम इनपुट्स थे, ठीक है, इतना मसला नहीं हुआ। जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ते गए तो हमारे पास टाइम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता गया, राइट? सही है। ओके, तो ये ऑब्वियसली तुम्हारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हाई है, ओके? हम लोग कोशिश करते हैं, तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो कि बेस केस है, आगे देख भी लेते हैं, ठीक है? अच्छा, जो जो नोटेशंस हैं, जो बिग ओ है वो किसके लिए यूज होता है? वर्स्ट केस के लिए। जो ओमेगा है, इसका ओमेगा सिंबल कहते हैं, ये बेस्ट केस के लिए यूज होता है, और जो थीटा है वो एवरेज केस के लिए यूज होता है। अच्छा, ये भी बताओ, ये अपर बाउंड लोअर बाउंड भी। अपर बाउंड मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या है, ना ही इसमें कुछ लिखा हुआ। अपर बाउंड का ये मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पास वर्स्ट केस है ना, तो वो अपर बाउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ले रहा है, और बेस्ट केस का क्या मतलब है कि वो लोअर बाउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ले रहा है। किसी भी एल्गोरिथम का तुम्हारे पास लेट्स सपोज ये जा रहा है, ठीक है? कभी जो है वो तुम्हारे पास इतना टाइम लग रहा है, कभी तुम्हारे पास इतना टाइम लग रहा है, और कभी तुम्हारे पास इतना टाइम लग रहा है, राइट? तो इसके अपर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा? ये सही है। तो अपर बाउंड इज द वर्स्ट केस, लोअर बाउंड इज द बेस्ट केस। वाई एक्सिस में अभी भी टाइम है, ये याद रखना। तो जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो वर्स्ट केस है ना, इसलिए वो अपर बाउंड ग्राफ का। जब टाइम कम है तो ऑब्वियसली वो कम टाइम ले रहा है, तो वो बेस्ट केस लोअर बाउंड हो गया वो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो यही था। कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो बताओ, सही है। आगे बढ़ूँ? हाँ। एक और चीज़ है इसमें कि एफ ऑफ एन क्या था हमारे पास? रनिंग टाइम, राइट? हाँ। तो अगर बिगो नोटेशन है, बिगो क्या था? वर्स्ट केस, राइट? तो एफ ऑफ एन यानी कि रनिंग टाइम वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो इनपुट है वही होगा वर्स्ट केस में, राइट? क्योंकि दोबारा वर्स्ट दोबारा केस क्या बोला तुमने? तुम्हारे पास जो रनिंग टाइम है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू वर्स्ट वर्स्ट केस होगा। सही। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना, बिकॉज वो फिर वर्स्ट केस होगा नहीं। तो अगर वो वर्स्ट केस में बिग ओ वैन की बात कर रहे हैं तो उसमें रनिंग टाइम या तो वो वर्स्ट केस के बराबर होगा या तो उससे कम होगा, राइट? सही। ओमेगा में यानी कि बेस्ट केस में क्या होगा? बेस्ट केस में क्या होना चाहिए? रनिंग टाइम बराबर होना चाहिए। नहीं, वो बराबर या फिर उससे ज़्यादा, राइट? क्योंकि बेस्ट केस क्या है हमारे पास? जब वो शुरू में मिल जाए,
वही इमेजिन करो जब हाँ, शुरू में मिल शुरू जाए, में राइट? तो या तो शुरू में मिल सकता है इक्वल्स टू, या फिर उससे आगे मिलेगा तो हाँ, ग्रेटर और इक्वल्स टू, सही है। ठीक है? और एवरेज केस में हमारे पास वो इक्वल्स टू ले लेते हैं रनिंग टाइम थीटा थीटा नोटेशन में। अच्छा, अब तुम्हारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है? लो टू हाई। सबसे लोअर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कोई भी कांस्टेंट हो, सही है? कोई भी हम्म, कांस्टेंट, तो वो तुम्हारे पास लोअर कॉम्प्लेक्सिटी है। इवन अगर जो लोअर नंबर है, ओके, वो बिग ओ ऑफ तुम्हारे पास ये है, यानी कि उसमें बेसिक ऑपरेशन कितने होंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में? जितने भी लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 10 मिलियन लिखा हुआ है, ठीक है? सही है। हाँ, ये दिस इज स्टिल लेस देन दिस। क्यों? क्योंकि हम लोग जो टेस्ट करते हैं ना एल्गोरिथम को, वो ऑन ह्यूज नंबर ऑफ इनपुट्स चेक करता है। 10 मिलियन इज नॉट दैट बिग, ठीक है? समझ में ठीक आया है। क्या क्या कह रहा हूँ? तो जब भी कोई कांस्टेंट आए तो दैट्स ऑलवेज लोअर इन कॉम्प्लेक्सिटी देन कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें n की जगह तो नंबर ऑफ इनपुट्स में कुछ भी आ सकता है, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी, राइट? तो कांस्टेंट तुम्हारे पास हमेशा लोअर, सबसे लोएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है अगर बिग ऑफ उसमें सबसे कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, सही है? हम्म, ओके, अब तुम्हारे पास जो सेकंड पे उससे हायर कॉम्प्लेक्सिटी है वो कौन सी है? log 2 ऑफ n पर, सुबह का। ओके? अब इसको याद करने की ऐसा सच ज़रूरत नहीं है, यू नो व्हाई? क्योंकि तुम अगर इसमें n की वैल्यू रख के देखो ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। कोई भी हाई, बहुत ही हाई वैल्यू ले लो, 100 ले लो ना, और फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। लेट्स सपोज लॉ, इसमें मेरे पास है नहीं, किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो हाँ, मैं कर लॉग रही हूँ। करो ज़रा, log 2 ऑफ बेस 2 100, 6.6 आ गई। ठीक है? 6.6 यानी कि 6.6 बेसिक ऑपरेशन हो रहे हैं उस एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है? एक सही और है। एल्गोरिदम है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? n है। n का क्या मतलब है कि सिंपली डायरेक्ट 100 पुट करो तो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी 100 हो गई, राइट? सही। तो जो log 2 ऑफ n पर उसमें बेसिक ऑपरेशन कितने हो रहे थे? 6.6। हाँ, n वाले इस एल्गोरिदम में 100 हो रहा है। 100 हो गई। ये करो ज़रा, 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 660। इस वाले एल्गोरिदम में जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये वाली है, उसमें हाँ, 660 बेसिक ऑपरेशन हो रहा है, सही? सही है। अज्यूम करो कि सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन अलग अलग टेक्निक से प्रॉब्लम एल्गोरिदम लिखा गया है। तो एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी log 2 ऑफ n है, एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी n है, एक की है n स्मॉल, ठीक है? सही है। n स्क्वायर करो जरा, 100 स्क्वायर कितना होता है? 10,000 आई थिंक, राइट? तो अगर देखो, तुम देख रहे हो डिफरेंस कितना पड़ा? 660 से कहाँ पहुँच गया हो? 10,000 पर। 10,000 पे। n क्यूब देखो कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, और फिर 2 की पावर n और भी ज़्यादा होगा, और n फैक्टोरियल तो तुम्हारे कैलकुलेटर कैलकुलेट ही नहीं करे शायद। तो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है? हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ये n की टोटल की होगी। n फैक्टोरियल की, सही है? हाँ, नाइस, मैंने 100 m ही चूज़ की थी, यहाँ पे भी 100 हुआ हुआ है। नीचे 100 से हुआ वैसे। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है बिग ओ, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से हुआ हुआ है कि 3 प्लस, एक सेकंड, मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं।
अच्छा, तुम्हारे पास हाँ इसमें क्या हुआ है? अच्छा, अब देखने दो. 3 + 2 f of n big O of g of n. F of n is less than or equals to c g of n, where c is greater than equals to theta and a is greater than 1. 3n plus 4 is less than or equals to c of n, c equals to 4. ओके, इसको मैं ना कल देख के बताऊंगा. कल थोड़ा डिटेल में इसको देखूंगा मैं, और होपफुली मैं सही अपनी वाली पुरानी स्लाइड में भी देखूंगा ये क्या है, क्योंकि मुझे नोट से नहीं समझ में आ रहा. ठीक है. अच्छा, डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में बताया हुआ है. अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग. पहले तो तुम्हारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में थोड़ा बताया हुआ है. पहले एक्चुअली सबसे पहले ग्रेडी एल्गोरिथम के बारे में बताया हुआ है. ग्रेडी एल्गोरिथम क्या है? डिसीजंस आर मेड फ्रॉम द गिव सॉल्यूशन डोमेन. लोकलाइज्ड ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. ग्रेडी एल्गोरिथम डज नॉट प्रोवाइड ग्लोबली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन. ग्रेडी एल्गोरिथम में हम लोग करते क्या हैं कि नॉट श्योर, ग्रेडी एल्गोरिथम को सर्च कर लेता हूँ. Is a type of algorithm that makes a series of choices, each of which looks at the best in the moment without considering future consequences. It builds up solution piece by piece, always choosing the next piece offers the best, most immediate benefit. Greedy algorithms are used to solve optimization problems by selecting the best option available at each step, aiming to find the overall optimal solution. Greedy algorithm करता क्या है कि वो स्टेप बाय स्टेप चलता है. ठीक है. उसने थोड़ा एक सोल्यूशन निकाला. ठीक है. मल्टीपल उसके पास ऑप्शंस हैं. ठीक है. सही है. उसने उस ऑप्शन को चूज़ किया उस वक्त जो कि बेस्ट लग रहा था, रिगार्डलेस कि वो फ्यूचर में वर्स्ट उस चॉइस की वजह से फ्यूचर में कोई भी इफेक्ट हो, फ़र्क नहीं पड़ता. उस जो ऑप्शन में उस पर करेंटली नज़र आएंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम वो चूज़ करके और फिर बिल्डअप करेगा, फिर नेक्स्ट सोल्यूशन निकालेगा, और फिर नेक्स्ट सोल्यूशन पे वो देखेगा कि उसमें से बेस्ट कौन सा है, और फिर वो चूज़ करके नेक्स्ट पे जाएगा. सिर्फ इसकी थ्योरी है. ग्रेडी एल्गोरिथम जो है वो बिल्कुल एंड पर जाके जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पर आएंगे. तो अभी के लिए सिर्फ यही देख लो कि ग्रेडी एल्गोरिथम इटसेल्फ होते क्या हैं. सही. ठीक है. तो तुम्हारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर है, जो कि मैंने बता दिया था, राइट. हाँ सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके. तो तुम्हारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, फास्टेस्ट एंड बेटर, breaking down the problem to smaller and solved independently. Sub problem results are stored and used for similar और overlapping सब प्रॉब्लम. तुम्हारे पास ये फास्टेस्ट होता है, और तुम्हारे पास इसमें होता क्या है कि सब प्रॉब्लम्स जो हैं, सब प्रॉब्लम्स का मतलब पता है, जो ब्रेक डाउन करके प्रॉब्लम्स जो तोड़ी हैं. ठीक है. उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं ताकि अगर फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम आई तो इंस्टेड ऑफ कि उसको दोबारा सॉल्व करने के लिए हम लोग उसके सोल्यूशन निकाल लें. सही है. ओके. यूजफुलनेस ऑफ बिग ओ. बिग ओ की यूजफुलनेस क्या होगी? जितना कम सॉल्यूशन होगा. फिर से बोलना. जितना कम से कम सॉल्यूशन होगा. इधर तो यही लिखा हुआ है. जितना कम से कम सोल्यूशन होगा ना हमारे पास. हाँ, वो जितना कम से कम होगा वो फास्टेस्ट सोल्यूशन हो एल्गोरिथम. ठीक है. ऑब्वियसली अगर बिग ओ जितना कम है उतना अच्छा एल्गोरिथम, राइट, क्योंकि वर्स्ट केस जितना कम होगा उतना बेहतर है. ओके. Iterative function. Repetition structure terminates when loop continuation condition fails, often faster than
रिकर्जन, अच्छा तुम्हारे पास आइटरेटिव फंक्शन में तुम्हारे पास एफिशिएंसी बताई हुई होगी। आइटरेटिव फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें लूप लग रहे होता है, ठीक है, वाइल लूप, फॉर लूप, कुछ भी। ओके, हाँ सही है। तुम्हारे पास दो टाइप के तरीके से हम लोग लूप्स अचीव कर सकते हैं। एक होता है आइटरेशन और एक होता है रिकर्जन। सही। ओके आइटरेशन आर ऑफन फास्टर देन रिकर्जन। हमारे पास रिकर्जन जो है वो एक्चुअली ज़्यादा स्पेस भी लेती है। रिकर्जन हम्म, क्योंकि उसके वैल्यूज को स्टोर करना होता है, लेकिन उसका उसका जो उसका वर्क अराउंड है वो हम लोग ने थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग में देखा था, जो कि एक टाइप ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस होते थे ना, जो इसमें कन्वर्ट भी करना होता था। मैं नाम भूल हाँ गया हाँ उनका। खैर, पॉइंट इज कि तुम्हारे पास रिकर्सिव फंक्शन जो है, सॉरी, आइटरेटिव फंक्शन जो है वो ज़्यादा फास्टर होता है देन रिकर्सिव। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओवरहेड ऑफ स्टैक रिजल्ट। ओके, ठीक है, जो स्टैक का रिजल्ट है वो जो स्टोर हो रहे होते हैं, उसकी उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से। पर तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा है रिकर्जन और रिकर्सिव फंक्शन। रिपीट थ्रू तुम्हें पता है, सबको बताना रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जो कि अपने आप हाँ को कॉल कर रहे होता है। डिफरेंस बिटवीन आइटरेटिव और रिकर्सिव क्या है? रिपीटिशन, टर्मिनेशन, बोथ कैन हैव इनफिनिट लूप। सही है, दोनों में फर्क क्या है तुम्हारे पास? कि इसमें तुम्हें रिकर्सिव में क्या हो रहा होता है कि लेट्स सपोज 10 दफा फंक्शन कॉल हुआ है इनसाइड वाला, ठीक है, तो हम्म 10 के 10 के आउटपुट्स को तुम्हें स्टैक में मेंटेन रखना होता है। इन 10 के 10 के स्टेट्स को स्टैक में मेंटेन रखना होता है तुम्हें, यानी कि मेमोरी में मेंटेन रखना होता है। क्या इटरेटिव में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिकर्सिव में इनफिनिट लूप कब आएगा? जब कभी बेस केस रीच नहीं होगा, बेस केस है रीच नहीं हो, हाँ सही। ना। आइटरेटिव में रिकर्सिव कब आएगा? जब तुम्हारे पास फॉर में तो मेरे ख्याल से आ नहीं सकता, लेकिन फॉर्म वाइल, वाइल में आ सकते हैं जब उसको ब्रेक वाइल नहीं में, करेगी, जब तक हाँ कंडीशन नहीं देंगे। एग्जैक्टली, वो वाइल में भी टेक्निकली बेस केस ही होता है, ठीक हम्म है। बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पता नहीं क्यों लिखा हुआ, so I'm इटरेटिव skipping और ahead. रिकर्सिव। Euclidean algorithm use computing method of GCD, greatest common divisor, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें लेकिन हुआ हुआ नहीं है। हाँ ये आगे भी नहीं हुआ होगा अभी, ओके, सही बताया सिक्वेंशियल, बस। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्च या फिर लीनियर सर्च। ओके, दोनों सेम चीज़ है। क्या होती है? वही जो अभी कर रहा था मैं, एक एक करके वो हाँ बारी बारी चेक कर रहा होता है, राइट, हम्म, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे इसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है कोड में, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, सूडो कोड ही होगा, और हमेशा सूडो कोड ही होगा इस कोर्स में, ठीक है। तो वाइल आई इज लेस देन के एंड तुम्हारे पास लेस देन जीरो, वाई आई इज ग्रेटर देन जीरो, कंप्लीट नहीं लिखा, वाइल आई इज लेस देन एन एंड जो इंडेक्स है उसको की के बराबर नहीं मिल जाए, जो यानी कि जो फाइंड कर रहा है वो नहीं मिल जाए, तब तक के वो आगे बढ़ते जाएगा। बेसिकली ये लिखा हुआ है कोड, ठीक है। ये लिखा while I is less than n and a of index I is not equals to k, do I equals to I plus 1. If I is less than n, return I, else return minus 1. कोड समझाऊं मैं? समझा दो। देखो, while loop है, राइट, हाँ हमारे पास जो फंक्शन है, एल्गोरिदम है, उसमें इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं, सही। सही है। इसमें इनपुट क्या है? दो इनपुट्स हैं, क्या? एक अरे और हम्म की, यानी कि हेलो जो नंबर हमें फाइंड करना है। ओके, हाँ एल्गोरिथम करेगा क्या कि वो एक एक इंडेक्स पे जाएगा, वो उस इंडेक्स की वैल्यू को की से कंपेयर करेगा, और अगर वो की मिल गई तो वो क्या रिटर्न करेगा? उसका इंडेक्स जिस पे वो फाइंड हुआ है, हम्म या फिर अगर नहीं मिला उसको पूरे में उसमें, तो क्या रिटर्न करेगा वो? -1, सही सही। है। हाँ ओके, तो इसमें लिखा हुआ क्या है? वाइल आई शुरू में हम लोगों ने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, बाय द वे, ठीक है। हम्म क्यों? क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो वाइल हाँ आई इज लेस देन एन, एन क्या है?
एन हमारे पास जो एरे का साइज होगा। हाँ एग्जैक्टली तो ऊपर जो है वो एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पे एन जो है वो लेंथ ऑफ एरे का भी वो एक लाइन लिखनी होती है, ठीक है। सॉरी। ओके या तो तब तक लूप चले जब तक कि आई लेस देन एन है, एंड तुम्हारे पास जो है वो जो अरे का करंट इंडेक्स यानी कि अरे का इंडेक्स 0 यानी कि जो भी 0 पे जो भी वैल्यू है वो की के बराबर नहीं है, तो फिर वो क्या करे, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स पे जाए, वरना वो चेक करे कि अगर तो आई इज लेस देन एन है यानी कि स्टॉप हुआ है आई इज लेस देन एन पर, तो क्या कर दे वो उस इंडेक्स को रिटर्न कर दे, सही, वरना तो रिटर्न -1 कर दे। इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वर्स्ट केस होगी कि पूरा चलेगा। तो बिग O of n, बिग O of n, हाँ। बेस्ट केस बिग ओमेगा ऑफ 1, राइट, पहले पे मिल जाए इज द बेस्ट केस। एवरेज केस क्या होगा तुम्हारे पास? एवरेज केस आई डोंट रिमेंबर ना इसमें लिखा हुआ है कि कैसे निकालते हैं, लेकिन n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये याद कर लो। n क्या है तुम्हारे पास? वो साइज है उसका, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके ओके इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। किस तरह का? नीचे वाला ऊपर वाला? मिड में भी दिए थे। मिड में कह दूं, असाइनमेंट में दिए थे। असाइनमेंट? अच्छा असाइनमेंट कर लिया? हाँ बस कर लिया। ओके कैलकुलेट द नंबर ऑफ कम कंप्यूटेशन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? कंपैरिजन लिखा हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, यानी कि इसमें बेसिक ऑपरेशन क्या है? कंपैरिजन ही है, राइट। ओके नेक्स्ट तुम्हारे पास एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास जो है वो 2 इनपुट्स डाल रहे हैं, आई थिंक इंटीजर सम ऑफ लिस्ट। अच्छा ओके ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि इंटीजर यानी कि जो रिटर्न हो रहा होगा उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नाम यानी कि एल्गोरिथम का नाम सम ऑफ लिस्ट, उसमें 2 इनपुट्स जा रहे हैं, एक तुम्हारे पास जा रहा है अरे जो कि इंटीजर टाइप है अरे की, और तुम्हारे पास क्या जा रहा है? सेकंड क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है, हाँ n जो है उसका साइज है अरे का, ठीक है। यस ओके तो शुरू में तुमने सम इनिशियलाइज कर दिया और i को भी 0, दोनों को सम और i की वैल्यू 0 रख दी, और फिर तुमने लूप चलाया हुआ है फॉर i इक्वल्स टू 0 तब तक चले जब तक कि i इज लेस देन n है, और तुम्हारे पास क्या होता है? i इक्वल्स टू i+1 यानी i++। ओके और उस लूप में क्या हो रहा है तुम्हारे पास? सम इक्वल्स टू सम प्लस जो भी उस इंडेक्स पे, सही है। ओके अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है? आई एम नॉट श्योर। उसको क्या होगा? सॉरी तुम्हारे पास इसमें बेसिक ऑपरेशन कितने हैं? पहले तो यहाँ पे देखो, बेसिक ऑपरेशन एक तो ये प्लस हो रहा है, राइट, ये प्लस हो रहा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, दैट्स वन बेसिक ऑपरेशन, सही है, ठीक है। और साथ साथ हर लूप में ये i की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, हाँ तो कितने हो गए बेसिक ऑपरेशन? 2 ये लूप कितनी दफ़ा चल रहा? आई रेजन एन से मतलब n तक चल रहा है, n तक चल रहा है, राइट। तो अब ये एक चीज़ देख लो कि इसको देखते कैसे हैं, ओके जरा इसको गौर से देखो। तुम्हारे पास इसमें हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो सबसे पहले तो ऊपर क्या हुआ है कि सम इक्वल्स टू 0 एंड i इक्वल्स टू 0 या जो भी लिखा हुआ है, तो ये कितनी लाइंस कितने बेसिक ऑपरेशन हो गए? 2 लेट्स सपोज, ओके। अब लूप के अंदर तुम्हारे पास कितने बेसिक ऑपरेशन है? 2, एक तो ये सम इक्वल्स टू सम प्लस i जो भी है, और एक i की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है,
ओके, तो लूप के अंदर कितने हैं? 2, और लूप के बाहर 2 हैं। लूप के अंदर जो 2 है ना, उसको तुम मल्टीप्लाई करोगी बाय तुम्हारे पास लूप कहाँ तक चल रहा है, कितना तक चल रहा है, n तक। तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय n। सही है? क्यों समझ सही आया? है। 2 मल्टीप्लाई बाय n क्यों? क्योंकि लूप के अंदर 2 बेसिक ऑपरेशन थे, तो तुमने 2 को मल्टीप्लाई किया जहाँ तक लूप चल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय n हो गया। और फिर जो उसकी बाहर, लूप के बाहर भी तो वैल्यूज हैं, राइट? लूप के बाहर क्या था? 2। तो 2n प्लस 2 तुम्हारे पास आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। सही है? सही है। जब तुमने हाँ ये लिख लिया तो हम लोग कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं और सबसे हाईएस्ट वाली को लेते हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इनकी? 2 नहीं n की 1 है ना। ये राइट, तो हम लोग इसको ले Yeah. लेंगे। तो तुम्हारे पास जो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई इसकी? 2n 2n आ गई। ऐसे निकालनी है। ओके। ओके, तुम्हें बेसिकली देखना होता है कि लूप के अंदर बेसिक ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो विद जहां तक लूप चल रहा है। सही। ठीक है, लेट्स सपोज अगर नेस्टेड लूप होता है, ओके, नेस्टेड लूप होते हैं तो दोनों लूप्स की अलग अलग काउंट होती है ना। नहीं, नेस्टेड लूप्स में अगर दो अलग अलग लूप्स चल रहे होते हैं ना, नेस्टेड नहीं, लेकिन एक लूप खत्म हुआ एंड देन दूसरा लूप खत्म हुआ, तो 2 अलग अलग लूप्स की काउंट करके वो करते हैं। लेकिन नेस्टेड लूप है ना, तो हाँ नेस्टेड लूप में तुम्हारे पास लेट्स सपोज पहला जो है वो n तक चल रहा लूप, और उसी लूप के अंदर दूसरा लूप भी n तक चल रहा है, तो वो n स्क्वायर हो जाती। तो इंस्टेड ऑफ सही। n हाँ तुम्हारे पास वो n स्क्वायर हो जाती, वो n और n 2n आपस में स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो जाता सही। है। ओके, क्लियर? जब कल मैं प्रॉब्ली इसको अब सर शरफ की स्लाइड से भी करवाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। सही है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ वगैरह जितनी भी चीज़ें ना, ये मैं कल जो है वो कल देख के करवाऊंगा। और कल जो है वो कल सही है। सिंस वही है, तो मैं कल जल्दी भी आ जाऊँगा। कल 5 बजे तक शायद मीट स्टार्ट भी करते हैं। ठीक है, कल करें फिर। ठीक है। ओके, मीट हाँ बंद कर दो। सही। और